पहला जो आज का आर्टिकल है ये लाइव मिंट का आर्टिकल है और कह रहा है कि गवर्नमेंट इशूज ऑर्डर टू सेट अप डिस्ट्रिक्ट लेवल पावर कमिटीज। यानी गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर इशू किया है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट चाह रही है कि डिस्ट्रिक्ट या जिला स्तर पर विद्युत कमेटी स्थापित की जाए, यानी बिजली से संबंधित कमिटीज स्थापित की जाए। तो बहुत बड़ा आर्टिकल है, इसको समझेंगे ये पूरा मामला है क्या और भारत में विद्युत क्षेत्र की या इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर या पावर सेक्टर की समस्याएं क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको विस्तार से समझेंगे। देखिए, इसको पूरे आर्टिकल को समझने से पहले हमें कुछ बेसिक्स देखना पड़ेगा। और बेसिक्स क्या है? सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि भारत में जो पावर सेक्टर है वो क्यों कहा जाता है कि दुनिया के पावर सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है, ये समझना पड़ेगा। जो भारत के पावर सेक्टर की अगर हम बात करें, विद्युत क्षेत्र की बात करें, तो ये दुनिया के सबसे डाइवर्सिफाई पावर सेक्टर में आता है। क्यों? ये समझिए। पहला, इसमें पहले तो कन्वेंशनल सोर्सेस से विद्युत का उत्पादन किया जाता है। जैसे कन्वेंशनल सोर्स कौन से हो गए? जैसे कोल, जैसे ऑयल, जैसे नेचुरल गैस। साथ ही साथ यहां पर कुछ नॉन कन्वेंशनल या गैर पारंपरिक स्रोतों से भी उत्पादन किया जाता है। अब नॉन कन्वेंशनल मतलब क्या हो गया? जैसे सोलर एनर्जी से, इसी तरह जैसे विंड एनर्जी, और इसी तरह एग्रीकल्चर वेस्ट से भी भारत में इलेक्ट्रिसिटी या पावर जनरेट की जाती है। तो इसीलिए पहली बात यह है कि भारत का जो पावर सेक्टर है या विद्युत क्षेत्र है, इसको दुनिया के सबसे विविधीकृत विद्युत क्षेत्रों में गिना जाता है, क्योंकि यहाँ पर न केवल कन्वेंशनल या पारंपरिक सोर्स से विद्युत उत्पन्न की जाती है, इन सोर्स से उत्पन्न की जाती है, बल्कि साथ ही साथ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, पावर जनरेट की जाती है। तो पहली बात ये हो गई। अब दूसरी चीज हमको ये समझना पड़ेगा, सबसे जरूरी है दूसरी चीज कि कलर शायद थोड़ा कम दिख रहा है मार्कर का, मैं चेंज कर ले रहा हूं। अब दूसरी चीज हमको क्या देखना पड़ेगा? ये तो हमने समझ लिया कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होती है, सोलर से होती है। हमने समझा कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल दो प्रकार के सोर्सेज होते हैं और उनसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अब हम एक और चीज देखेंगे। हम क्या देखेंगे कि भारत में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का पूरा फॉर्मूला है ये कैसे काम करता है। तो अगर हम देखें इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन कैसे होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में सबसे पहले क्या होता है? पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है। पावर प्लांट से सबसे पहले बिजली का उत्पादन होता है। उसके बाद ये बिजली ट्रांसमिशन लाइन के द्वारा आगे भेजी जाती है। उसके बाद इसको डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो राज्य की होती हैं, जिन्हें हम डिस्कॉम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, उन तक पहुंचाया जाता है। और डिस्कॉम इसको बाद हाउस होल्ड सेक्टर को या घरों को राज्यों में प्रदान करती हैं। तो यहाँ पर हमने क्या समझा है? यहाँ पर हमने सबसे पहली बात ये समझी है कि भारत में पावर प्लांट क्या करता है? सबसे पहले पावर का जनरेशन होता है, विद्युत का उत्पादन होता है। यहाँ पर ही कैसे उत्पादन होगा? चाहे वो कोयले से भी हो सकता है, सौर ऊर्जा से भी हो सकता है, साथ ही साथ वो किसी अन्य ऊर्जा से भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम ये देख लें। अब अगर भारत में पावर प्लांट की बात करो तो यहां पर आपको मिल जाएगा एनटीपीसी। ठीक है, एनटीपीसी। अगर हम प्राइवेट पावर प्लांट जनरेशन की बात करें, ऐसी प्राइवेट संस्थाएं, प्राइवेट कंपनियां जो विद्युत का उत्पादन करती हैं, उसमें अगर हम बात करें तो आपको दिखेगा टाटा पावर या अडानी पावर। जब ये विद्युत का उत्पादन हो जाता है पावर प्लांट के द्वारा, तो इसको फिर ट्रांसमिशन लाइंस के द्वारा भेजा जाता है। अगर मैं ट्रांसमिशन लाइन का एक चित्र दिखाने का प्रयास करूं आपको, तो आप ये देखेंगे ये ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं, इस प्रकार कुछ बिछी हुई होती हैं। तो ये ट्रांसमिशन लाइन है। अब ट्रांसमिशन लाइन जो है ये बेसिकली स्टेट ओन्ड कंपनी होती है।
इसका नाम क्या होता है? पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन। तीसरे नंबर पर डिस्कॉम्स आती हैं। डिस्कॉम्स का मतलब जो राज्य सरकार की इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन DIS से डिस्ट्रीब्यूशन होगा और कम से कंपनीज, तो राज्य सरकार की कुछ डिस्कॉम्स हैं और ये क्या करती हैं? बिजली को ट्रांसमिशन लाइन से प्राप्त करती हैं और इसके बाद राज्य में विभिन्न घरों को ये बिजली पहुंचाती हैं। तो इस प्रकार डिस्कॉम्स काम करती हैं। तो आपको ये समझ में आ गया, सबसे पहले जनरेशन होता है यानी पावर प्लांट के द्वारा, जैसे NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। प्राइवेट में अगर देखो तो टाटा पावर, अडानी पावर, ये लोग पहले पावर प्लांट के द्वारा विद्युत का उत्पादन करते हैं। फिर ये ट्रांसमिशन लाइन के द्वारा, जो शक्तिमान के आकार के बड़े बड़े ऐसे आपको पिलर्स दिखते हैं और इसमें तार लगे होते हैं, तो इनके द्वारा ट्रांसमिट की जाती है। और राज्य की जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं, जिनको हम डिस्कॉम्स बोलते हैं, वो इसको प्राप्त करती हैं। उसके बाद ये राज्य में घरों को बेचती हैं। अब भारत में समस्या क्या है कि जो डिस्कॉम्स हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं स्टेट की, वो हमेशा घाटे में रहती हैं। घाटे में क्यों रहती है ये समझिए। अक्सर आपने देखा होगा कि विद्युत के क्षेत्र में मतलब राजनीति बहुत ज़्यादा होती। कैसे होती है? जिसको चुनाव जीतना होता है, चुनाव के टाइम सरकार कहती है कि किसानों की बिजली माफ़, इनकी बिजली माफ़, उनकी बिजली माफ़। इससे होता क्या है? इससे होता क्या है कि सरकार ने तो राजनीति कर दी, लेकिन शायद किसानों की बिजली माफ़ करना भी कहीं कहीं पर ज़रूरी होता है, लेकिन ज़्यादातर ये किसानों की बिजली माफ़ करने वाला जो टॉपिक है, ये राजनीति से प्रेरित होता है। अब होता क्या है कि यहाँ पर ये जो डिस्कॉम कंपनीज हैं, ये हाउस होल्ड से, घरों से बिजली का पैसा लेती हैं। उसके पश्चात ये लोग पेमेंट करती हैं किसको? पावर प्लांट को। अब हो क्या रहा है, अगर ये लोग पावर प्लांट को पेमेंट नहीं करेंगे तो पावर प्लांट जो रॉ मटेरियल लगता है, जैसे कोयला हो गया या फिर आप जैसे कुछ और ले लो, ऑयल हो गया, जिसके द्वारा बिजली का उत्पादन किया जाता है, वो कच्चा माल नहीं खरीद पाते हैं। और इसके अगर कच्चा माल नहीं खरीद पाएंगे तो उनका प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। साथ ही साथ सरकार सबसे बड़ी समस्या हमेशा झेलती है, क्योंकि डिस्कॉम हमेशा किस में रहती हैं? हमेशा घाटे में रहती हैं। तो ये सरकार के सामने बहुत बड़ी समस्या होती है कि डिस्कॉम कंपनीज हमेशा घाटे में रहती हैं। और साथ ही साथ एक ये भी होता है कि डिस्कॉम कंपनी जब बिजली का वितरण करती हैं, तो वहाँ पर आप देखते हो कि जो ये खरीदती हैं बिजली पावर प्लांट से बिजली खरीदेंगी, और जब ये हाउसेस को, हाउस होल्ड को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, तो बहुत ज़्यादा बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी का ह्रास हो जाता है। कैसे? आपको पता है कि जो भी खरीदा जाता है जब घरों तक पहुंचते हैं तो लॉस हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग बीच में कटिया फंसा लेते हैं, जिससे डिस्कॉम कंपनियों को नुकसान होता है। साथ ही साथ जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं, चुनाव के टाइम पर वो करती क्या है? चुनाव के टाइम पर वो कुछ नहीं करती हैं, पूरा बिजली का बिल माफ़ कर देते हैं। विभिन्न समूहों के कोई भी आंदोलन करता है, कोई भी धरना देता है, तो बिजली का बिल माफ़ कर दिया जाता है। यद्यपि वो सरकार चुनाव जीत जाएगी, लेकिन ये कंपनीज हमेशा घाटे में रहेंगी, जिन्हें हम डिस्कॉम्स बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज बोलते हैं, या राज्य की विद्युत वितरण कंपनीज बोलते हैं। अब अगर भारत में हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, तो इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम भारत में बात करें तो आप देखोगे कि भारत में इलेक्ट्रिसिटी, भारत में जो भारत विद्युत का उत्पादन करता है, वो दुनिया में तीसरे नंबर पर है। यानी दुनिया में तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा विद्युत का उत्पादन भारत द्वारा किया जाता है। लेकिन साथ ही साथ अगर हम विद्युत के कंज्यूमर की बात करें, तो भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। और साथ ही साथ अगर हम देखें कि भारत में क्या इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में या पावर सेक्टर में क्या कहीं पर एफडीआई की अनुमति है? एफडीआई क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है। तो विद्युत क्षेत्र जो है, यहाँ पर एफडीआई की 100% अनुमति दी गई है। कितनी? 100%। यानी आप कोई अगर यूनिट स्थापित कर रहे हो तो आप 100% जो आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है, जिसे हम एफडीआई बोलते हैं, उसके द्वारा ये एंटिटी या आप कह लो कि ये यूनिट स्थापित कर सकते हो। इसके बाद जो सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कि जो ये पावर सेक्टर है या विद्युत क्षेत्र है भारत का, क्या ये पावर सेक्टर जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन में किस सूची में आता है? स्टेट लिस्ट में आता है, या आप समझ लो सेंट्रल लिस्ट में आता है, संघ सूची में आता है, राज्य सूची में आता है? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पता है कि 12 शेड्यूल हैं, 12 अनुसूचियां हैं। उसमें से एक अनुसूची आपको मिलेगी 7वीं अनुसूची, जिसे 7th शेड्यूल भी बोलते हैं।
इस शेड्यूल में बेसिकली कामों का डिवीज़न है, शक्तियों का डिवीज़न है। सामान्यतः यहाँ पर कई सूचियाँ दी गई हैं। जैसे आपको पता है कि अगर हम बात करें केंद्र सरकार किन विषयों पर कानून बना सकती है, उसे हम कहते हैं केंद्र सूची या संघ सूची। इसी तरह राज्य सरकार किन विषयों पर कानून बना सकती है, उसे हम कहते हैं राज्य सूची। लेकिन साथ ही साथ एक लिस्ट होती है कॉन्करेंट लिस्ट, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं समवर्ती सूची। और जो पावर सेक्टर है या विद्युत है, बिजली है, ये दरअसल कंकरेंट लिस्ट में आती है। कंकरेंट लिस्ट का मतलब क्या होता है, समवर्ती सूची का मतलब क्या होता है, ऐसी सूची जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकें, उसको बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट। और ये पावर किस में आती है, ये दरअसल कंकरेंट लिस्ट या समवर्ती सूची में ही आती है, इस बात को याद रखिएगा। अब जो भी ये बिजली का उत्पादन होता है, ट्रांसमिशन होता है इन तारों के माध्यम से, उसके बाद डिस्कॉम इसको प्राप्त करती हैं, तो ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो आप देख रहे होंगे मिनिस्ट्री ऑफ पावर या विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत सब कुछ ये गतिविधियां आती हैं। सिंपल शब्दों में, टेक्निकल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि ये कुछ नहीं है, ये दरअसल नोडल एजेंसी कौन है यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ पावर या विद्युत मंत्रालय है। अब बात आती है, अब हम न्यूज़ पर आएंगे। हमने बिजली का या विद्युत क्षेत्र का पूरा बेसिक कवर कर लिया है, तो अगर हम अब आर्टिकल पर आएं तो हम क्या कहते हैं, गवर्नमेंट इशूज ऑर्डर टू सेट अप डिस्ट्रिक्ट लेवल पावर कमिटीज। देखिए, अगर आपने ये पूरी न्यूज़ देखी होगी तो मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है। मैंने कहा है सबसे पहले विद्युत का जनरेशन होता है पावर प्लांट के द्वारा, उसके बाद वो विद्युत बड़े बड़े जो तार होते हैं उनके माध्यम से राज्यों में पहुंचती है। राज्यों में पहुंचकर राज्य की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं जिन्हें हम डिस्कॉम बोलते हैं, उनके माध्यम से राज्य के घरों में पहुंचती हैं। अगर हम पावर प्लांट देखें कि कौन विद्युत का उत्पादन करता है, तो एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। प्राइवेट अगर हम देखें तो टाटा पावर, साथ ही साथ अडानी पावर जैसी कंपनीज भी आती हैं। ये कैसे विद्युत का उत्पादन करती हैं, ये दो प्रकार से, एक कन्वेंशनल जैसे कोयला, तेल या प्राकृतिक गैस के द्वारा होता है। साथ ही साथ अगर आप दूसरी तरफ देखो तो कुछ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस से भी बिजली का उत्पादन होता है। मैं बता चुका हूं, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और एग्रीकल्चर वेस्ट के द्वारा भी विद्युत का उत्पादन किया जाता है। अब होता क्या है कि जब डिस्कॉम कंपनीज घरों में, जो राज्य की वितरण कंपनी होती हैं, जो विद्युत का वितरण करती हैं, जब ये इस विद्युत का वितरण करती हैं तो बहुत ज़्यादा विद्युत का ह्रास हो जाता है। क्यों, मैं बता चुका हूं कि कटिया लोग फंसाते हैं, इस प्रकार से बहुत ज़्यादा सप्लाई में प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्या है, जितनी ये डिस्कॉम कंपनीज, ये पावर जनरेशन कंपनीज से बिजली खरीदती हैं, उतनी सप्लाई नहीं कर पाती हैं। ये सबको पता है सप्लाई क्यों नहीं हो पाती। क्यों, क्योंकि सबसे बड़ा कारण यही है कि बहुत ज़्यादा भारत में चोरी होती है, कुछ ट्रांसमिशन के दौरान लॉस भी होता है। इसलिए समस्या क्या है कि सप्लाई में हमेशा समस्या रहती है। अब अगर आप आर्टिकल देखो तो आपको समझ में आएगा कि गवर्नमेंट इशूज ऑर्डर टू सेट अप डिस्ट्रिक्ट लेवल पावर कमिटीज। अब ये पावर कमिटीज क्या है, ये समझिए। अब सरकार क्या कह रही है, विद्युत मंत्रालय क्या कह रहा है कि एक जिला स्तर पर एक कमेटी बनाई जाएगी। इस कमेटी का जो चेयरपर्सन होगा, जो अध्यक्ष होगा, वो उस जिले का जो सबसे सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या सांसद होगा, वो इसको चेयर करेगा। साथ ही साथ को चेयर कौन करेगा, यानी आप ये समझ लो उसके सदस्य कौन होंगे, उस जिले के जो अन्य सांसद हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो इस कमेटी को साथ साथ में इसके सदस्य रहेंगे। अगर हम सेक्रेटरी की बात करें, इस कमेटी का सचिव कौन होगा, तो इस कमेटी का सचिव डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा, जिला कलेक्टर होगा। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि ये जो सप्लाई के दौरान, सप्लाई यानी फिर उस फिगर में आ जाइए, ये जो सप्लाई के द्वारा डिस्कॉम से जब बिजली भेजी जाती है तो उसमें जो लॉस होता है, जो सप्लाई में भारत में समस्याएं हैं, उसका समाधान किया जा सके। तो उम्मीद है आप लोग इसको समझ पाए होंगे। एक बात याद रखिए, भारत सरकार जो पावर जनरेशन है उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देती है। क्यों, क्योंकि आप सबको पता है कि भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2022 तक 175 गीगावाट उत्पादन करना विद्युत का। और कहा गया है कि ये जो 175 गीगावाट का सपना है, कितना, 175 गीगावाट का उत्पादन करना इनका सपना है भारत सरकार का 2000 कब तक, 22 तक। और कैसे सोर्सेस के द्वारा, ऐसे सोर्सेस के द्वारा जिनसे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन ना हो। और इसी क्रम में जो ये
175 गीगावाट का सपना है, ये 100 प्लस 40 गीगावाट में डिवाइड किया गया है। 100 को सोलर ऊर्जा के द्वारा उत्पादन किया जाएगा और 40 को विंड एनर्जी के द्वारा। तो ये सरकार की बहुत अच्छी पहल है। क्यों? क्योंकि ये एक, आप ये समझ सकते हो कि ये नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हैं, इससे बहुत सारे फायदे होते हैं, किसी प्रकार का बहुत बड़ा पॉल्यूशन नहीं होता है अगर हम कन्वेंशनल सोर्सेज से तुलना करें तो उम्मीद है इस न्यूज़ को आप लोग समझ पाए होंगे। अमन सिंह, गुड मॉर्निंग भाई। तो ये हमने पहली न्यूज़ कवर कर ली। अब हम आज की दूसरी न्यूज़ पर चलेंगे और देखेंगे कि आज की दूसरी न्यूज़ है क्या। दूसरी न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? आप अगर देखिए तो दूसरी न्यूज़ कह क्या रही है, भारत में एक बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है और वो कंस्ट्रक्शन वर्क किससे रिलेटेड है, तो चलिए देखते हैं। पहले देख लेते हैं आर्टिकल क्या कह रहा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, ये याद रखिएगा, एग्जाम्स में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे टू ओपन इन मार्च 2023। दरअसल दिल्ली और मुंबई के बीच एक एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, उसी प्रकार का जैसे आगरा से लखनऊ के बीच में है, तो वैसे ही दिल्ली और मुंबई के बीच एक बड़ा हाईवे एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है और उसकी हम बात करेंगे। और आगे कह रहा है, हियर आर की फीचर्स ऑफ द आइकॉनिक अंडर डेवलपमेंट इंफ्रा प्रोजेक्ट। ये एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है और ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जो हमारे रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने अभी इसको प्रोजेक्ट पर ज़मीनी स्तर पर उतरकर इसका मुआयना किया है और देखा है कि अभी इसमें कितना समय लगेगा। और इसी के बाद गडकरी जी ने यह भी कहा कि 2023 तक हम इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लेंगे और ये पब्लिक के लिए खुल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये है क्या, इसका उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये एक्सप्रेसवे बन रहा है, अगर आप इसमें देखें तो ज़्यादा बेहतर अभी इसकी बात करेंगे, तो इसमें क्या क्या है और क्या इसका उद्देश्य है। पहली चीज़ अगर मैं बात करूं तो कहा जा रहा है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है, सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। तो क्या कहा जा रहा है कि ये लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे ऑफ द वर्ल्ड है, यानी दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे ये है। अब ये कर क्या रहा है, पहले ये देख लीजिए। दरअसल ये 1380 किलोमीटर में बनाया जा रहा है। कितने किलोमीटर में? कहीं ना कहीं लिखा होगा 1350, देखिए इसमें लिखा है, अलग अलग सोर्सेज में अलग अलग दिया रहता है, तो इस बात को याद रखिएगा कि ये 1350, 1380, 1350, आप एक आंकड़ा लेके चलो कि 1350 किलोमीटर के आसपास ये बनाया जा रहा है और ये 8 लेन है। और कहा जा रहा है कि अगर कभी भविष्य में ट्रैफिक बढ़ा तो इसको बढ़ाकर 12 लेन तक कर दिया जाएगा। तो ये इसकी बहुत बड़ी क्षमता दिखा रही है, पहली चीज़। दूसरी बात है, ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो ये जो 1380 किलोमीटर का ये जो एक्सप्रेसवे है, ये आप देख रहे हैं सोहना हरियाणा से लेकर ये मुंबई के मीरा भाईंदर तक फैला हुआ है। तो इस बात को याद रखिए, ये याद रखने वाली बात है कि जो ये दिल्ली और मुंबई एक्सप्रेसवे बन रहा है तो ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो सोहना हरियाणा से लेकर मीरा भाईंदर यानी मुंबई तक फैला हुआ है। सबसे बड़ी चीज़ इसकी ये आ जाती है। दूसरी बात क्या होगी कि ये कई, आप देख रहे हो, कई राज्यों से होकर गुजर रहा है, जैसे राजस्थान, जैसे मध्य प्रदेश, जैसे गुजरात, जैसे महाराष्ट्र, जैसे हरियाणा। तो काफ़ी राज्यों में इसका विस्तार है। तो इसका मतलब क्या है कि इससे कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बूस्ट होंगी, पहली चीज़। अब इस एक्सप्रेसवे की कुछ विशेषताएं हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे बड़ी विशेषता ये है कि कहा जा रहा है कि पहले जब आप कभी दिल्ली से मुंबई जाते थे तो 20 से 24 घंटे का समय आपको लगता था। अब इस एक्सप्रेसवे बन जाने के बाद कहा जा रहा है कि वो समय घटकर हो जाएगा लगभग 12 घंटे, 11 घंटे। तो लगभग आधा समय हो जाएगा अब मुंबई से दिल्ली जाने में। तो ये एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। साथ ही साथ इसमें यह भी कहा जा रहा है कि ये जब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनेगा तो इसके आसपास कुछ वे साइड एंटिटीज़ भी बनाई जाएंगी। एंटिटीज़ का मतलब क्या हुआ कि इसके आसपास रिजॉर्ट्स बनाए जाएंगे, रेस्टोरेंट्स बनाए जाएंगे, फ्यूल स्टेशन बनाए जाएंगे जहां से लोग फ्यूल फिल करवा पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इससे केवल कनेक्टिविटी नहीं बढ़ रही है, किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से बहुत सारे और अन्य आप ये समझ लो इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा मिलता है। जैसे अभी आप देखो कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कैसे बढ़ावा मिलेगा। पहली बात तो इस हाईवे से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बढ़ावा मिल रहा है। दूसरी चीज़ क्या है कि जब इसके बाहर किनारे रिजॉर्ट बनेगा तो लोग थकेंगे तो रुकेंगे, जब रेस्टोरेंट बनेगा तो वहाँ खाना खाएंगे।
अगर फ्यूल स्टेशन बनाए जाएंगे तो फ्यूल स्टेशन का मतलब तेल की कमी होगी तो फ्यूल भरवाएंगे, तो और भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को इससे फ़ायदा मिलता है। उसके अलावा क्या है कि यहाँ पर हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है, यानी एक हेलीपैड बनाया जाएगा और हेलीपैड के माध्यम से हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस की सुविधा दी जाएगी। इसका मतलब क्या है कि मान लिया इस 1380 किलोमीटर ये जो एक्सप्रेस वे बन रहा है, अगर यहाँ पर कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस के माध्यम से व्यक्ति को अस्पताल तक पहुँचाया जाएगा ताकि त्वरित रूप से उसको अस्पताल की सुविधाएं प्रदान की जाएं। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि इस हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस के लिए जो हेलीपैड बनाया जाएगा, उस हेलीपैड का प्रयोग ड्रोन एक्टिविटीज़ में भी किया जाएगा। तो क्वेश्चन उठता है ड्रोन यहाँ पर क्या करेंगे। आपको पता है कि आजकल ड्रोन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि सरकार, आपको पता है कि ड्रोन रूल्स भी लेकर आई है इसी वर्ष, न्यू ड्रोन रूल्स, जिन्हें हम पढ़ भी चुके हैं करंट में। और सरकार क्या कर रही है कि कॉमर्स के क्षेत्र में ड्रोन्स का अधिक से अधिक प्रयोग करने का प्रयास कर रही है ताकि सर्विस जो हैं, जो सेवाएं प्रदान की जाती हैं, उनकी क्वालिटी बेहतर की जा सके और सेवाओं को प्रदान करने में जो समय लगता है उसको कम किया जा सके। और साथ ही साथ दुर्गम क्षेत्रों में सेवाएं कभी कभी आप ह्यूमन रिसोर्सेज के माध्यम से नहीं प्रदान कर सकते हो। जैसे अभी आपको उत्तर प्रदेश से कोई सामान किसी पहाड़ी राज्य में भेजना हो तो ड्रोन से भेजना, खैर इतनी दूर तो ड्रोन का जाना संभव नहीं है, लेकिन छोटे मोटे क्षेत्र में अगर आप पहाड़ के आसपास हो, ज़मीन से ऊपर भेजना है, तो ड्रोन के माध्यम से आप भेज सकते हो। तो कहा जा रहा है कि यहाँ पर ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा ताकि जो व्यापारिक गतिविधियाँ हैं वो और तेज़ी से बढ़ें। तो इस बात को याद रखिएगा। इस जो ये एक्सप्रेसवे, इसकी सबसे जो बड़ी क्वालिटी है वो ये है कि इसमें कहीं पर भी जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। मतलब कि मान लिया कोई जैसे राजस्थान का नेशनल पार्क है, या आप कह लो महाराष्ट्र का इको सेंसिटिव जोन है जो इन्वायरमेंट की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये एक्सप्रेसवे सुरंग के माध्यम से निकाला जाएगा, टनल के माध्यम से निकाला जाएगा और किसी भी राष्ट्रीय उद्यान को, वन्य जीव अभ्यारण्य को इसके द्वारा नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। ये बहुत ही यूनिक चीज़ है। ज़्यादातर क्या होता है, जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का डेवलपमेंट होता है तो वो मतलब नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभ्यारण्य से होकर गुजरते हैं, जिससे इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और इकोसिस्टम को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। लेकिन ये क्या करेगा, ये कई जगह पर टनल के माध्यम से यानी सुरंग के माध्यम से भी निकलेगा। अब सबसे बड़ा मुद्दा आता है कि सरकार इस एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स पर इतना बल क्यों दे रही है। सेम वैसे ही सोचिए जैसे यूपी गवर्नमेंट यमुना टू लखनऊ जो एक्सप्रेसवे बना था, यानी आगरा, जिसको हम यमुना एक्सप्रेसवे बोलते हैं, आगरा से लेकर लखनऊ, क्यों आप उस पर इतना जोर दे रही थी। तो पहली सबसे चीज होती है किसी भी एक्सप्रेसवे को बहुत ज्यादा महत्व प्रदान करने की, कि इससे कनेक्टिविटी बढ़ती है और समय कम लगता है। अगर कनेक्टिविटी बढ़ेगी, ये एक्सप्रेसवे कई राज्यों को आपस में जोड़ रहा है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, तो इससे होता क्या है, बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ती हैं। ना केवल मुंबई और आप देखोगे दिल्ली के बीच बढ़ेंगी, बल्कि अन्य राज्यों में जहां जहां से ये एक्सप्रेसवे गुजर रहा है उन सब में इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेंगी। इसका सबसे पहला ये फायदा होता है। और अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेंगी तो इससे देश की अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। दूसरी चीज कही जा रही है कि जो दिल्ली से मुंबई तक का पहले आप रास्ता तय करते थे 24 घंटे में, अब तय करोगे 12 घंटे में। तो एक तो समय की बचत हुई, साथ ही साथ ईंधन या फ्यूल की भी बचत होगी। कैसे? अगर आप वही रास्ता 24 घंटे में तय करोगे तो मतलब अधिक ईंधन फूकोगे, और अगर आप वही रास्ता 12 घंटे में तय करोगे तो कम ईंधन करोगे। और अगर कम ईंधन आप करोगे, कम ईंधन का यूज़ करोगे, उसको जलाओगे, तो इसका मतलब है कि जो ग्रीन हाउस गैसेज जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है आपके पेट्रोल के जलने पर, तो वो कम हो जाएगा। ये बहुत बड़ा एक इसका बेनिफिट है। साथ ही साथ अगर इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जनरेट होगा तो पहली बात तो केवल इसके बनाने में बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा लोगों को, साथ ही साथ इसकी जो सहायक एक्टिविटीज़ होंगी, जैसे इस प्रोजेक्ट्स को बनाने में स्टील का प्रयोग होगा तो स्टील इंडस्ट्री को फ़ायदा मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर और बहुत तरीके की गतिविधियाँ होंगी, सीमेंट आएगी, मोरंग आएगी, तो उन इंडस्ट्रीज़ को भी फ़ायदा मिलेगा। तो कहा जा रहा है कि इससे एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा जनरेट होगा। साथ ही साथ आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि जो मैंने बताया था अभी कि एंटिटीज़ बनाई जाएंगी वे साइड, यानी बगल में कुछ होटल बनाए जाएंगे, बगल में कुछ रिजॉर्ट बनाए जाएंगे, बगल में कुछ रेस्टोरेंट बनाए जाएंगे, तो उसके माध्यम से भी इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो ये रही न्यूज़ नंबर 2, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि ये दुनिया का सबसे
लंबा क्या है, एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट है। तो उम्मीद है आप लोग इसको समझ पाए होंगे। अब बिना वक्त गवाए हम चलते हैं आज की तीसरी न्यूज़ पर। अब तीसरी न्यूज़ क्या है, चलिए ये देख लेते हैं। तीसरी न्यूज़ द हिंदू का आर्टिकल है और अभी क्या है, वर्कशॉप टू ऑफर ट्रेनिंग अंडर रेल कौशल विकास योजना। अब क्या हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे या रेल मंत्रालय ने एक योजना शुरू की है, रेल कौशल विकास योजना। तो हम इस स्कीम में समझेंगे कि आखिर ये स्कीम क्या है और क्यों इसको शुरू किया गया है। पहली चीज़ तो ये है कि ये जो रेल कौशल विकास योजना शुरू की गई है, ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज या रेल मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि आप सबने जाना होगा, सुना होगा कि भारत सरकार की एक योजना है जो 2015 में शुरू की गई थी, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो ये जो रेल कौशल विकास योजना है, ये इस योजना के अंतर्गत ही है, यानी कौशल विकास योजना का एक पार्ट के रूप में, एक भाग के रूप में रेल कौशल विकास योजना शुरू की गई है। तो सबसे पहले हम रेल कौशल विकास योजना पढ़ने से अच्छा है कि पहले हम एक बार देख लें कि कौशल विकास योजना क्या थी, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना क्या थी। तो अगर हम इसकी बात करें तो आपको पता है कि भारत सरकार के स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर जो मिनिस्ट्री थी उसने, यानी सबसे पहले कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने 2015 में एक योजना शुरू की और उस योजना का नाम था प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। अब इस योजना का उद्देश्य ये था, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का उद्देश्य ये था कि कुछ ऐसी स्किल्स लोगों को प्रदान की जाए ताकि उनका क्या हो, उनका स्किल डेवलपमेंट हो। और स्किल डेवलपमेंट कैसा हो, जो अभी वर्तमान टेक्नोलॉजी चल रही है उसके अनुरूप या उसके अनुकूल स्किल डेवलपमेंट हो, ताकि वो लोग इकोनॉमी में हाथ बटा सके, साथ ही साथ वो अपनी आजीविका या लाइवलीहुड का भी इंतजाम कर सके। तो ये बेसिकली उद्देश्य था प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का। अब हम समझेंगे कि रेलवे कौशल विकास योजना क्या है जो अभी लॉन्च की गई है, तो ये याद रखिएगा। अब अगर आप इसको देखें तो ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत ही एक योजना लॉन्च की गई है और उसका नाम है रेलवे कौशल विकास योजना। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की है और जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना थी वो स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री की थी, यानी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की थी, और ये रेल मंत्रालय की है। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं ये है क्या। दरअसल ये एक प्रकार का वर्कशॉप है या ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ट्रेनिंग प्रोग्राम या वर्कशॉप का मतलब क्या होगा कि इसमें क्या होगा कि ऐसे लोग जो रेलवे सेक्टर में कुछ ट्रेनिंग प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे आप सबने सुना होगा कि लोग पहले क्या करते हैं, एजुकेशन लेते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर अप्रेंटिसशिप जिसको बोलते हैं उसके लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या किया जा रहा है, इस योजना के तहत रेल मंत्रालय करेगा क्या कि लोगों को आमंत्रित करेगा कि आप आइए और रेलवे के फील्ड में ट्रेनिंग लीजिए। ये ट्रेनिंग फ्री होगी और इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर आपको आगे चलकर रेल के में कभी जॉब मिलती है तो उससे फ़ायदा होगा। साथ ही साथ अगर आपको रेल में जॉब नहीं मिलती है तो आप टेक्निकली इतने इन्हेंस हो जाएंगे, या आप समझ लो तकनीकी रूप से इतने संवर्धित हो जाएंगे कि आप और भी कुछ कर पाएंगे। तो ये बेसिकली क्या है, ये एक प्रकार का ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें आपको रेलवे से संबंधित जानकारी प्रदान की जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि भविष्य में अगर आपकी जॉब रेलवे में लगती है तो उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। अब अगर मैं बात करूं, इसमें बेसिकली रेलवे के 4 ट्रेड्स में आपको स्किल दी जाएगी, यानी 4 फील्ड समझ लो। कौन सी 4 फील्ड है, पहली तो हो गई इलेक्ट्रीशियन, फिर आपको हो गई वेल्डर, फिर कौन सी हो गई फिल्टर। तो इस प्रकार की एक और है जिसको हम बोलते हैं मैकेनिक की ट्रेनिंग। तो इस प्रकार रेलवे की 4 फील्ड में शुरुआत में 4 ट्रेड्स में आपको स्किल डेवलपमेंट दिया जाएगा, और अगर जरूरत पड़ी तो आगे और भी ट्रेड्स को इसमें शामिल किया जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि कौन व्यक्ति इसके अंतर्गत एलिजिबल है, कौन इसकी ट्रेनिंग ले सकता है। तो साफ साफ क्राइटेरिया है कि कोई भी व्यक्ति जो 10th पास हो, पहली चीज आपका 10th पास होना जरूरी है, और आपकी एज 18 से 35 के बीच में हो, तो आप क्या कर सकते हो, फ्री में, इसका कोई भी शुल्क नहीं है, इस योजना में रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करा सकते हो और इसमें पार्टिसिपेट आप कर सकते हो। तो इस बात को याद रखिएगा कि इसमें सबसे पहली चीज 10th पास होना चाहिए, साथ ही साथ जो एज हो वो 18 से 35 वर्ष के बीच में हो। तो आप इसके लिए ऑनलाइन जाकर आवेदन कर सकते हो। ये मैंने वहीं से लिया है, अप्लाई ईयर देखिए लिखा हुआ है।
अब इसके माध्यम से क्या होगा, जो भी रेल से संबंधित नॉलेज होगी कि जैसे आप वेल्डर बनना चाहते हो रेलवे में तो उसकी आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। इसी तरह अगर आप रेलवे में मैकेनिक बनना चाहते हो तो उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। इसी तरह अगर आप रेलवे में इलेक्ट्रीशियन चुनते हो तो उसमें आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि इससे आपको स्किल आपका डेवलपमेंट होगा। कुछ लोग आपको पता है कि नॉर्मली भी दुकान खोले रहते हैं और कुछ बनाते हैं, तो उनके पास भी एक अच्छा ऑप्शन है कि वो जाकर अपना स्किल डेवलपमेंट या स्किल इन्हेंस करवा सकते हैं। इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन सरकार ने यहाँ पर साफ साफ कहा है कि आप इस योजना के तहत ट्रेनिंग लेकर ये मत समझना कि हम आपको जॉब देंगे, यानी जॉब की डिमांड मत करने लगना कि आपने ट्रेनिंग दी जॉब नहीं दी। ये किसी भी प्रकार की कोई जॉब स्कीम नहीं है, ये एक प्रकार की क्या है, ये बेसिकली एक प्रकार की स्किल डेवलपमेंट स्कीम है। और इसका उद्देश्य क्या है, कहा जा रहा है इस स्कीम का उद्देश्य है कि 50,000 स्टूडेंट्स को जो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं उनको अगले 3 वर्षों में ट्रेंड करना, यानी 50,000 को 3 वर्षों में, 50,000 लोगों का 3 वर्षों में स्किल डेवलपमेंट करना। याद ये रखना, इसमें किसी भी प्रकार की जॉब की उम्मीद मत करिएगा, क्योंकि इसमें सरकार किसी भी प्रकार की आपको जॉब प्रदान नहीं करेगी। सरकार पहले ही साफ साफ बोल रही है कि नो जॉब, यानी ये सिर्फ एक प्रकार का वर्कशॉप है, ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग प्रोग्राम है। तो इसमें यह याद रखिएगा कि किसी भी प्रकार की जॉब की उम्मीद आपको नहीं करना है। तो ये हो गई हमारी तीसरी न्यूज़। और अब हम चलेंगे आज की चौथी खबर पर और देखेंगे कि आज की चौथी खबर है क्या। अगर हम चौथी खबर पर आएँ तो चौथी खबर बहुत ही मतलब बेहतरीन है, क्योंकि एक राजघराने के व्यक्ति द्वारा कुछ खबर है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, द गार्जियन का आर्टिकल है और आर्टिकल क्या कह रहा है, अर्थ शॉट, एक नया प्रोग्राम शुरू हो गया और उसका नाम है अर्थ शॉट डे। अब क्या कह रहा है, प्रिंस विलियम्स अर्थ शॉट प्राइज फाइनलिस्ट इंक्लूड अ स्कूल गर्ल एंड अ सिटी। देखिए, ब्रिटेन के एक राजकुमार हैं, ब्रिटेन के जो राजकुमार हैं प्रिंस विलियम जिनका नाम है, इन्होंने क्या किया है, एक अर्थ शॉट प्राइज शुरू किया है और उसके तहत 15 लोगों को फाइनलिस्ट किया गया है। 15 लोगों को फाइनली तय किया गया है कि इनमें से, इन 15 लोगों में से 5 लोगों को ये अवार्ड दिया जाएगा। पहली बार 2021 में इसकी शुरुआत हो रही है। ये आपको राजकुमार साहब दिखेंगे जिनका नाम है प्रिंस विलियम, ये ब्रिटेन के राजकुमार हैं और इन्होंने ही ये अर्थ शॉट प्राइज की शुरुआत की गई है। पहली बात ये जान लीजिए। अब इस जो प्राइज शुरू किया गया है इसमें अंतिम रूप से 15 सदस्यों को फाइनलाइज्ड किया गया है। कितने सदस्यों को? अंतिम रूप से इसमें फाइनल कितने सदस्य किए गए हैं? अंतिम रूप से इसमें फाइनल 15 सदस्य किए गए हैं। तो इस बात को याद रखिएगा कि 15 सदस्य फाइनल किए गए हैं। दूसरी बात, इस 15 सदस्य में 5 को अर्थ शॉट प्राइज मिलेगा, जिसमें से मतलब 5 को मिलेगा और कुल 15 हैं, तो उस कुल 15 में 2 भारत के हैं। तो खबर इसलिए बड़ी है। और भारत की अगर मैं बात करूं तो भारत में एक लड़की है विनिशा और एक लड़का है, एक मतलब रिसर्चर हैं या आप कह लो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिनका नाम है क्या, विद्युत। तो 2 लोग हैं, विनिशा और विद्युत, वो भी इस लिस्ट में 15 की लिस्ट में शामिल हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं ये है क्या। तो ये पहली बार जिक्र आया है, तो इसको याद रखिएगा, अर्थ शॉट प्राइज। तो हो सकता है ये एक नया प्रकार का प्राइज है, तो इसका भविष्य में आपको कहीं ना कहीं उल्लेख मिल जाए। अब देखिए पूरा मामला क्या है। ये देखिए प्रिंस विलियम साहब बैठे हुए हैं और कोई इनका इंटरव्यू टाइप में ले रहा है। अब हम समझते हैं पूरा है क्या। देखिए, प्रिंस विलियम साहब ने एक नया अवार्ड या अर्थ शॉट प्राइज शुरू किया है। ये क्यों है? इनका कहना है कि हमारी अर्थ पर जो अभी वर्तमान में समस्याएं हैं, अगर कोई व्यक्ति उन समस्याओं के समाधान का कोई उपाय प्रस्तुत करता है तो उसको इस प्रकार का प्राइज दिया जाएगा। जैसे अगर मान लिया कि एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर मान लो कि कोई मान लिया बाइक चलती है पेट्रोल से, ठीक है ना, तो पेट्रोल से क्या होता है, बहुत प्रकार की कार्बन डाइऑक्साइड और भी ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन होता है। अगर कोई व्यक्ति एक ऐसा ऑप्शन लेकर चला है जो पेट्रोल का स्थान ले सके, यानी कोई ऐसा ऑप्शन जो पेट्रोल का स्थान ले और उतनी ही एफिशिएंसी के साथ, उतनी ही क्षमता के साथ, तो इस प्रकार का उसको अवार्ड दिया जाता है। ये एग्जाम्पल है, इससे मत जोड़िएगा। तो एग्जाम्पल क्या हुआ सिंपल शब्दों में कि कोई भी ऐसा, अगर कोई ऐसा रिसर्च करता है, कोई ऐसा प्लान बनाता है जिससे क्या हो, जिससे जो वर्तमान अभी हमारे प्लानेट के सामने, हमारे ग्रह के सामने जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो सके, तो उसको क्या कहा है प्रिंस विलियम ने, उसको ये अर्थ शॉट प्राइज दिया जाएगा। पहली चीज। दूसरी चीज क्या कही जा रही है ये समझिए। दूसरी चीज ये है कि
ऐसा एक प्रोग्राम कहा जाता है कि एक अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी, और उन्होंने क्या किया था, इसी प्रकार का एक प्रोग्राम उनके नेतृत्व में शुरू किया गया था अमेरिका में, जिसे कहा गया था मून शॉट प्रोग्राम। ये अर्थ शॉट है, वो मून शॉट है। तो कहा जाता है कि ये दरअसल ये जो विलियम साहब का जो प्रोग्राम है, वो यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी, उनका एक मून शॉट प्रोग्राम था, जिसके तहत पहली बार चंद्रमा पर किसी अमेरिकी को, या दुनिया में पहली बार कोई व्यक्ति ने चंद्रमा पर कदम रखा था 1969 में। तो उसी के तहत एक प्रकार का ये प्रोग्राम है, कहा जा रहा है कि उसी से इंस्पायर्ड है। यानी उसमें अभी क्या किया गया था कि चंद्रमा, एक उस समय चंद्रमा की खोज एक बहुत बड़ा मुद्दा था, तो उसका सॉल्यूशन पेश किया जॉन एफ कैनेडी के मून शॉट प्रोग्राम ने। तो उसी प्रकार का ये प्रोग्राम है, और इसका उद्देश्य क्या है कि जो हमारे ग्रह या प्लैनेट जो वर्तमान समस्याओं को झेल रहा है, उसका समाधान जो कोई प्रस्तुत करेगा उसको ये प्राइज दिया जाएगा। तो इस बात को याद रखिएगा सबसे पहले। अब क्या किया जा रहा है, इसकी थीम क्या है, इसकी थीम क्या है कि ये जो इसके 5 अर्थ शॉट्स हैं, इनका 2030 तक इनको प्राप्त कर लिया जाए। यही इसकी थीम है कि ये जो 5 अर्थ शॉट हैं, 5 अर्थ शॉट क्या है, समस्याएं आप समझ सकते हो। अब सबसे पहले देख लेते हैं ये प्राइज किस में दिया जाएगा। सबसे पहले 2030 तक इनका एक लक्ष्य है कि इसको प्राप्त किया जाए, जैसे प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर नेचर, यानी प्रकृति को प्रोटेक्ट करना और फिर से उसको रिस्टोर करना, जो हमने नुकसान पहुंचाया उस नुकसान की भरपाई की जाए। दूसरा क्या है, क्लीन आवर एयर, हमारी जो हवा है, जो वायु है, उसको क्या करना, स्वच्छ करना। इसी प्रकार रिवाइव आवर ओशियंस, यानी हमारे ओशियंस में जो बहुत प्रकार का पॉल्यूशन हो गया है। आपको पता है कि शिप जब ओशियन से ऑयल लेकर जाते हैं तो कभी कभी ऑयल क्या होता है, ओशियन में मिल जाता है, जो एक प्रकार का पॉल्यूशन क्रिएट करता है, जिसे ऑयल स्पाइलिंग भी बोलते हैं। तो उससे जो समुद्र है उनकी रक्षा करना, और इसीलिए वर्ड यूज किया गया है रिवाइव आवर ओशियंस। इसी प्रकार बिल्ड अ वेस्ट फ्री वर्ल्ड, आपको पता है कि पूरी दुनिया में कचरा बहुत ज़्यादा हो गया है, तो कहा गया है बिल्ड अ वेस्ट फ्री वर्ल्ड, यानी ऐसा वर्ल्ड जहाँ पर वेस्ट ना हो, यानी वेस्ट के रिसाइकल को अगर आप यूज़ कर पाओ तो बहुत अच्छा, और इसी फील्ड में भारत को भी मिला है। उसके बाद फिक्स आवर क्लाइमेट, यानी हमारा जो जलवायु है उसको फिक्स करो, क्योंकि आपको पता है कि जो मनुष्य अभी बहुत सारे फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ कर रहा है, बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेज उत्सर्जन कर रहा है, जिससे लगातार ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो उससे हमारे क्लाइमेट पर अंतर्राष्ट्रीय आप देखोगे पूरी दुनिया में बहुत भीषण या नकारात्मक प्रभाव आ रहे हैं। जैसे पहली बार ऐसा हुआ कि कई यूरोपियन देशों में बाढ़ आई, जबकि उनका ड्रेनेज सिस्टम या जल निकास प्रणाली बहुत अच्छी थी। इसी तरह चाइना, जो कि अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत गर्व करता था और कहता था कि पूरी दुनिया में बाढ़ आ जाएगी, तो चाइना में नहीं आएगी, लेकिन आ गई। उनके सारे बहुत बड़े बड़े डैम फेल हो गए। तो इसीलिए विलियम साहब कह रहे हैं कि अपने जलवायु को फिक्स करो, जो हमने नुकसान किया है उसकी भरपाई की जाए। इसी को कहा गया है 5 अर्थ शॉट्स, यानी 5 अर्थ की समस्याएं भी आप समझ सकते हो। कहा गया है कि इस प्रोग्राम की शुरुआत 2021 से हो रही है और 2030 तक हमको इन 5 अर्थ शॉट को प्राप्त करना है, इस बात को याद रखिएगा। अब एक चीज और चुन लीजिए, ये दरअसल जो अवार्ड दिया जाएगा अर्थ शॉट प्राइज, ये 2021 से 2030 तक प्रत्येक वर्ष दिया जाएगा। प्रत्येक वर्ष 15 सदस्यों को चुना जाएगा और 15 सदस्यों में अंतिम रूप से 5 सदस्यों को ये अवार्ड दिया जाएगा। ये बात याद रखना है कि 15। अब ये जो 15, जो आप जानते हो कि हर बार ये जब अवार्ड दिया जाएगा 2021 से 2030 तक, तो पूरी दुनिया के अलग अलग शहरों में दिया जाएगा। तो ये जो पहला अवार्ड दिया जा रहा है ये दरअसल लंदन में प्रदान किया जा रहा है। लंदन आपको पता है कि यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल है, तो वहीं पर ये अभी अवार्ड प्रदान किया जा रहा है। अब बात हो रही कि जो लोग इसको जीतेंगे, जैसे अभी जो अवार्ड प्रदान किया जा रहा है, ये विनिशा नाम की एक लड़की है और इसने क्या बनाया है, एक प्रकार का, ये आप देख रहे हो, इसको बोल सकते हैं क्या, जो इसको लोकल लैंग्वेज में छगड़ा बोलते हैं। इसमें आप देख रहे हो कि ये सोलर एनर्जी से संचालित है, इसमें एक आयरन भी लगा हुआ है और ये पूरा सिस्टम पावर्ड बाय द सन। आप देख रहे हो आयरन मैक्स, यहाँ पर जिसको आप प्रेस करते हो वो है, और पूरा ये डब्बा है, इसमें साइकिल जैसे स्ट्रक्चर भी लगा हुआ है। और ये पूरी संरचना किससे संचालित है, सन से। इसमें कहीं पर भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज, यानी जो आप कन्वेंशनल सोर्सेज से इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हो, कोयले से या फिर ऑयल से या नेचुरल गैस से, उसका यूज नहीं हुआ है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा जो अवार्ड मिला है, जो विद्युत नाम के एक उद्यमी को मिला है, उसने क्या किया है, उसने जो वेस्ट होता है, जो कूड़ा कचरा है, उससे क्या, उसको रिसाइकल करने की एक नई टेक्निक बनाई है, उसी के कारण उसको मिला है। ये तो इतना नहीं पूछा जाएगा। अब बात आती है कि बेनिफिट क्या होगा जिनको ये अवार्ड मिलेगा। पहली चीज तो ये होगा
कि जिनको ये अवार्ड मिलेगा उनको 1 मिलियन या 10 लाख पाउंड मिलेगा। पाउंड ब्रिटेन की मुद्रा है, और ये 10 लाख पाउंड इसलिए मिलेगा ताकि वो फिर से इन्वायरमेंट के प्रोजेक्ट्स में अगर उनके पास फंड की कमी हो तो इस अवार्ड या प्राइज के द्वारा उन तक कुछ फंड पहुंचेगा और उस फंड का प्रयोग वो आगे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कर सकेंगे। साथ ही साथ ये प्राइज का एक उद्देश्य ये भी है, इसलिए भी मिलेगा क्योंकि जिन लोगों को ये प्राइज मिल रहा है उनको एक मंच प्रदान किया जाए ताकि वो अपने विचार रख सके, और उनके जो भी रिसर्च हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जब उतारा जाएगा तो दुनिया के विभिन्न कोनों से अन्य लोग भी उस प्रकार की रिसर्च करने के लिए प्रेरित होंगे। तो उम्मीद है इस बात को समझ पाओगे। अब बात आती है कि दिया किसको जाएगा। दिए का मतलब क्या हुआ कि किसको दिया जाएगा, मतलब किसी व्यक्ति को दिया जाएगा या किसी ग्रुप को दिया जाएगा। तो कहा गया है कि कोई भी हो, अगर वो एक व्यक्ति कोई रिसर्च करता है उसको भी दिया जाएगा, जैसे अभी लड़की को दिया गया या विद्युत जी को दिया गया या विनिशा जी को दिया गया। साथ ही साथ अगर कोई टीम वर्क है, कोई किसी प्रकार का कोई कोलैबोरेशन है तो उसको भी ये दिया जा सकता है। तो इसमें कोई समस्या नहीं है कि ये एक व्यक्ति को मिलेगा या 2 व्यक्तियों को मिलेगा या 1, 2, 3, 4 किसी को भी मिल सकता है। अब बात आती है कि इस प्राइज का मैनेजमेंट कौन करेगा। तो दरअसल ये जो पूरा प्रोग्राम है अर्थसॉर्ट, इसमें एक प्राइज काउंसिल है, उसी के द्वारा तय किया जाएगा प्राइज किसको दिया जाएगा। साथ ही साथ एक ग्लोबल अलायंस है, जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो इन्वायरमेंट के लिए काम करती हैं उनका एक अलायंस है जिसे ग्लोबल अलायंस बोलते हैं, और वो क्या करेगा, जो प्राइज काउंसिल है अर्थसॉर्ट की उसको सपोर्ट करेगा। तो ये रही हमारी आज की चौथी खबर, और अब हम चलेंगे आज की अंतिम और 5वीं खबर की ओर। तो उम्मीद है आप लोग समझ पाओगे अर्थसॉर्ट का उद्देश्य क्या है, ये प्राइस क्यों दिया जा रहा है। सिंपल शब्दों में लास्ट में अगर कंक्लूजन बताना हो तो ये बस इसलिए है ताकि हमारी अर्थ या हमारा ग्रह या हमारा प्लानेट जो समस्याएं झेल रहा है उन समस्याओं का जो समाधान प्रस्तुत करेगा उसको अर्थसॉर्ट प्राइज दिया जाएगा। तो अब हम चलेंगे आज की 5वीं खबर पर, और 5वीं खबर किससे रिलेटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है, और 5वीं खबर डाउन टू अर्थ का आर्टिकल है। 1 मिनट रुक जाइए, मैं पानी पी लेता हूं फिर शुरू करते हैं। अब देखिए, जो आज की मेरी लास्ट खबर है, जो आज हम लास्ट में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, और कह क्या रहा है ये सुनिए। फूड फज द स्टोरी बिहाइंड व्हाई इंडिया स्टिल डज नॉट हैव फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग। अब ये क्या है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत में आज भी क्यों फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग नहीं है। यानी भारत में जो खाना आप देखते हो, जो फूड देखते हो, उसमें क्या ऐसे कारण है जिसके कारण अभी भी फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग नहीं है। तो ये हमको समझना है। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि भारत में लेबलिंग का मतलब क्या हुआ कि खाने के बाहर उसका कंटेंट लिखना। जैसे मैं एक फोटो दिखा देता हूं, अगर आप ये फोटो देखोगे, मुझे तो धुंधली दिख रही है लेकिन हो सकता है आपको सही दिखे, इसी को बोलते हैं फ्रंट ऑफ जो पैक लेबलिंग होती है। एकदम सामने क्या 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 कंटेंट है, यानी फूड कंटेंट, कि इसमें शुगर कितना है, इसमें प्रोटीन कितना, अगर बहुत अच्छे से रेड कोडेड कलर या रंगीन उस शब्दों में लिखा हो तो बहुत अच्छे से दिखता है, लोग फैसला कर पाते हैं इसको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। तो चलिए न्यूज़ पर आते हैं। देखिए, अभी समस्या क्या कह रहा है कि जैसे दुनिया के बहुत सारे देशों में, खासकर वेस्टर्न कंट्रीज में फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग सिस्टम है, भारत में अभी तक ऐसा क्यों नहीं हो पाया है, क्यों हम फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग सिस्टम को अडॉप्ट नहीं कर पाए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं। देखिए, भारत में जो खाद्य पदार्थों की जो आप ये समझ लो कि नियंत्रण होता है वो FSSAI करता है, यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी FSSAI। अब ऐसा नहीं है कि भारत में कोई लेबलिंग के लिए कोई रेगुलेशन नहीं है। भारत में लेबलिंग एंड डिस्प्ले रेगुलेशन 2018 है, लेकिन वहां पर फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग का अभाव है। यानी भारत में लेबलिंग सिस्टम है लेकिन वहां पर जिस लेबलिंग सिस्टम की बात की जा रही है ये नहीं है। तो हम समझेंगे ये है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे लिए जानना ये जरूरी है कि ये है क्यों नहीं, भारत में ऐसी क्या समस्या है जब दुनिया के विभिन्न देश फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग सिस्टम को अपना रहे हैं तो भारत उसको क्यों नहीं अपना रहा है। तो चलिए समझते हैं कि ये FOP, अब मैं बोलूंगा फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग सिस्टम, तो भारत में क्यों नहीं है, चलिए समझते हैं इसको। देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं तो हमारे लिए सबसे पहले जानना यह जरूरी होगा कि आखिर ये FOP लेबलिंग सिस्टम है क्या।
अगर हम WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डिफिनीशन पर जाएं तो WHO ने बहुत ही सरल शब्दों में समझाया है, आप उसकी साइट पर जाकर चेक भी कर सकते हैं कि जो ये फ्रंट ऑफ पैक लेवलिंग और कुछ नहीं है, जो फ्रंट ऑफ पैक लेवलिंग सिस्टम है ये दरअसल किसी खाने की न्यूट्रिशन की लेबलिंग होती है। न्यूट्रिशन की लेबलिंग मतलब अगर आपने कुछ खरीदा तो उसमें लिखा हो कि इसमें कितना प्रोटीन है, कितना इसमें शुगर है, कितना इसमें सोडियम है, अगर ये सब कुछ लिखा हुआ है तो वही क्या हो जाता है, फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग। लेकिन भारत में अभी बहुत सारे ऐसे आपको फूड मिलेंगे जिसमें ये सब लेबलिंग नहीं है या लेबलिंग उस स्तर की नहीं होती है जैसी FOP यानी फ्रंट ऑफ, ये जो लेबलिंग सिस्टम है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ FOP, इसके तहत होनी चाहिए। अगर आप भारत में कोई फूड खरीदते हो तो उसमें आप देखते हो जो लेबलिंग होती है बहुत छोटी सी किसी कोने में दी रहती है कि इसमें इतना ही शुगर है, इसमें इतना क्या है, और भी कुछ जो कंपोनेंट, सोडियम हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्ब हो गया, ये सब है। लेकिन दुनिया के और विभिन्न देश जैसे यूरोपियन कंट्रीज हो गए या अमेरिका वगैरह हो गए, यहाँ पर क्या होता है, फ्रंट ऑफ फूड लेबलिंग सिस्टम है, यानी बहुत बड़े अक्षरों में, कलरफुल अक्षरों में, यानी कलर कोडेड में लिखा होता है कि इसमें कौन कौन से कंटेंट हैं या आखिर फूड कंटेंट है क्या। अब बात आती है कि जब कंटेंट या आप ये कह लो जो लेबलिंग होती है हमारे यहाँ भी छोटी छोटी होती है, तो क्यों उसको बार बार ये कहा जा रहा है, लोग डिमांड करते हैं कि फ्रंट ऑफ फूड लेबलिंग की जाए, यानी फ्रंट ऑफ फूड इसका नाम नहीं है, मैं भूल रहा हूं, इसका नाम है फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग। तो चलिए अब समझते हैं क्यों भारत में ये बार बार डिमांड की जा रही है कि फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग की जाए। देखिए आपको पता है कि हम पहले कैसा खाना खाते थे, हम नेचुरल खाते थे, लेकिन धीरे धीरे है कि प्रोसेस्ड फूड बढ़ रहा है भारत की डाइट में। अगर आप भारत का जो डाइटरी ट्रांसफर देखोगे, जो भोजन का एक स्थानांतरण हो रहा है, पहले हम प्राकृतिक रूप से एकदम ताज़ा खाना खाते थे, लेकिन जैसी समय की डिमांड थी हमने धीरे धीरे प्रोसेस्ड फूड या प्रसंस्कृत खाद्य खाना शुरू कर दिया, भोजन खाना शुरू कर दिया। प्रसंस्कृत या प्रोसेस्ड फूड का मतलब क्या होता है, देखिए सबसे अच्छा प्रोसेसिंग का एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, हो सकता है आप समझ पाओ। पहले हम क्या खाते थे, हम गेहूं से रोटी बनाते थे और एकदम ताजी रोटी खाते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होने लगा, आपको पता है कि उस गेहूं को पहले पीसते हैं, फिर उसके बाद से उसको किसी फैक्ट्री में भेजेंगे, फिर वहां से ब्रेड बनकर आएगा, ब्रेड फिर पॉलीथीन में पैक होगा, फिर ब्रेड खराब होने के चांस भी रहते हैं, तो उसको ऐसी सिस्टम में पैक किया जाता है कि एयर अंदर ना जा पाए और वो खराब ना हो। तो ब्रेड क्या है, ब्रेड एक प्रकार का प्रोसेस्ड फूड है। तो सिंपल सी डिफिनीशन ये होगी कि प्रोसेस्ड फूड वो होते हैं जो प्राइमरी, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं, जो कृषिगत उत्पाद होते हैं, उनको जब आप मूल्यवर्धन कर कर खाने योग्य पदार्थों में बदलते हो तो उसे ही क्या बोलते हैं, उसे ही खाद्य प्रसंस्करण उद्योग बोलते हैं, जहां पर इनको बदला जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे आपने गेहूं काटा तो गेहूं को, गेहूं से और ब्रेड बनाने तक का जो सब प्रोसेस होता है, तो उसमें जगह जगह पर मूल्यवर्धन किया जाता है, यानी गेहूं के पीसोगे तो उसी आटे का मूल्य बढ़ गया, इसी को बोलते हैं वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन कैसे होगा, गेहूं का दाम कम और जब गेहूं को आपने पीस दिया तो उसमें पिसाई ऐड हो गई, फिर गेहूं महंगा यानी आटा महंगा, फिर आटे को आप ब्रेड बनाओगे, फिर उसका रेट महंगा, फिर उस पर आप पैकिंग करोगे तो उसका रेट महंगा। तो दरअसल ये सारी स्टेजेस में हो क्या रहा है, मूल्यवर्धन हो रहा है, वैल्यू एडिशन हो रहा है। इसी को कहते हैं, जहां पर वैल्यू एडिशन होता है, मूल्यवर्धन होता है, इसी को बोलते हैं फूड प्रोसेसिंग। और ऐसी इंडस्ट्री जो फूड प्रोसेसिंग करती है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बोलते हैं। भारत में लगातार आप देखोगे तो भारत का जो डाइटरी चेंज हो रहा है वो अब दुनिया के हर देश में हो रहा है, आप इसमें भारत को नहीं शामिल कर सकते हो। आप देखते हो कि सारी चीजें पैकेट में आने लगी, प्रोसेस्ड इंडस्ट्री के थ्रू हमारे पास आने लगी हैं। अब इनसे समस्या क्या होती है कि जो भी ये प्रोसेस्ड एनर्जी, प्रोसेस्ड जो फूड आता है हमारे पास, इसमें समस्या ये होती है कि इसमें बहुत अच्छी लेबलिंग नहीं होती है कि इसमें फूड कंटेंट है क्या। और आपको पता है कि लगातार ऐसी रिसर्चेस सामने आ रही हैं जिसमें ये बात सामने आई है कि ये जो हम प्रोसेस्ड फूड खाते हैं इससे बहुत प्रकार की बीमारियां हो रही हैं। तो इसलिए बार बार भारत में डिमांड उठती है कि भारत में क्या हो, फूड ऑफ पैक लेबलिंग सिस्टम को अपनाया जाए, यानी रंगीन शब्दों में बड़ा बड़ा लिखा जाए कि क्या क्या इसमें कंटेंट हैं। तो उम्मीद है आप लोग इस बात को समझ पाए होंगे क्यों भारत में फूड ऑफ पैक लेबलिंग सिस्टम की बात चल रही है। फ्रंट ऑफ पैक बोलते हैं, क्या बोलते हैं मैं बार बार भूल ही जा रहा हूं, फ्रंट ऑफ पैक। तो ये इस बात को याद रखिए, इसीलिए भारत में मांग चल रही है कि फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग सिस्टम को अपनाया जाए, इस प्रकार से रंगीन शब्दों में बड़ा बड़ा दिखाया जाए कि इसमें कंटेंट क्या है, ताकि जो लोग हैं वो अगर प्रोसेस्ड फूड खरीदें तो ये समझ पाएं
कि उनको क्या खाना है, कितना खाना है और क्यों नहीं खाना है। ये सारी चीज़ें व्यक्तियों को जानकारी मिलनी चाहिए। अब मैंने शुरुआत में बताया था कि जो भारत में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसने जो लेबलिंग और डिस्प्ले से रिलेटेड कुछ रेगुलेशन हैं उनको 2018 में रिलीज़ किया था। यानी भारत में आज भी लेबलिंग से और डिस्प्ले से रिलेटेड रेगुलेशन हैं। जैसे मतलब किस फूड में क्या कंटेंट है, इसके लिए भारत में FSSAI के कुछ रेगुलेशंस हैं। लेकिन उसमें है क्या, चलिए ये देखते हैं। पहली बात ये आ गई है कि उन रेगुलेशंस में कहा गया है कि जो ये फूड आप कोड करते हो ये रंगीन होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए, यानी इस प्रकार से कुछ आप लिखो फूड कंटेंट। दूसरी चीज, फूड कंटेंट एकदम क्लियर लिखा होना चाहिए कि किस फूड में क्या मिला हुआ है, यानी कितनी कैलोरीज मिलेंगी, कितना शुगर है, कितना फैट है, कितना कार्ब है, ये सारी चीजें उसमें लिखी होनी चाहिए। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तीसरी चीज क्या कही गई है, तीसरी चीज ये भी कही गई है कि जो सिंबल होता है, जैसे वेजिटेरियन का सिंबल कैसे होता है, आपको पता है कि वेजिटेरियन का सिंबल होता है किसी फूड में छोटा सा गोला होता है ग्रीन कलर का। तो अभी कहा जा रहा है कि ये छोटा सा गोला अब नहीं रहेगा, अब क्या होगा, ये एक ट्रायंगल के शेप में ग्रीन कलर का लिखा होगा। ऐसा क्यों किया गया है, कहा गया है कि जो ब्लाइंड लोग हैं अगर हम ट्रायंगल बना देंगे तो उनको क्या होगा, किसी भी फूड को खरीदने से पहले वो उस ट्रायंगल को देखकर, छूकर, स्पर्श कर कर ये समझ सकते हैं कि ये लेबलिंग वेजिटेरियन है या ये फूड वेजिटेरियन है। तो ये बहुत बड़ा अभी परिवर्तन हुआ है कि अब आप देखोगे कि जो भी आएगा वेजिटेरियन उसमें एक ट्रायंगल शेप में बना होगा। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो एक मानक कंटेंट है किसी फूड का, मान लिया कोई कंटेंट है कि आपको कितना शुगर खाना चाहिए, इससे ज़्यादा आपको नुकसान करेगा, कितना आपको प्रोटीन खाना चाहिए, इससे ज़्यादा आपको नुकसान करेगा, कितना फैट खाना चाहिए, इससे ज़्यादा आपको नुकसान करेगा। तो अगर कोई फूड ऐसा है, कोई प्रोसेस्ड फूड ऐसा है जो इन नियमों का उल्लंघन करता है, यानी मान लिया सरकार कहती है, एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि जो आपको फैट खाना चाहिए वो 12.3 ग्राम खाना चाहिए, और कोई ऐसा फूड है जो इसका उल्लंघन करता है, वो कहता है कि 40 ग्राम आपका फैट है इसमें। तो अगर कोई ऐसा प्रोसेस्ड फूड है जो सरकार के इस नियम का उल्लंघन करता है या FSSAI के इस नियम का उल्लंघन करता है, तो कहा गया है कि जो भी इस प्रकार का फूड होगा तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसमें एक प्रकार का रेड पॉइंट लगा दिया जाए, यानी रेड पॉइंट लगाया जाए, रेड कलर से उसको कुछ डिकोड किया जाए, ताकि लोग ये जान सके कि जो वो मटेरियल खरीद रहे हैं वो क्या है, वो जो सरकार का या FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो रेगुलेशन है उसका जो द्वारा जो एक निर्धारित सीमा है उससे अधिक उसमें फूड कंटेंट है जो हमारे लिए हानिकारक हो सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये क्या है पूरा, यानी फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग सिस्टम क्या है, और भारत में अभी नहीं है। तो लगातार भारत में उसकी मांग चल रही है कि जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग सिस्टम होता है वैसे ही भारत में भी फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग सिस्टम हो। तो ये रही हमारी 5 न्यूज़। अब यहीं पर इस क्लास को रोकते हैं, कल फिर इसी समय पर 5 बड़ी खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।